Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start a new series that is MSc Physics Entrance Exam Preparation. So बहुत टाइम से ये डिमांड थी कि आप MSc Physics Entrance Exam पे बेस्ड जो है वीडियोस डालो। तो बेसिकली जो है यहाँ पे आप जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देते हो, चाहे वो DU का है, PU का है, BHU का है, KUK है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उन सभी के लिए जो है हमारे पास जो है हम जो है इसके अंदर जो है हम कवर करके चलेंगे। सो मेनली हम जो है देखो आप अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स तो फर्स्टली जो है आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपनी जितनी भी ग्रेजुएशन की बुक्स हैं उसकी थ्योरी और उसका कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। अगर आपको थ्योरी और कंसेप्ट क्लियर है तो आप अपने जो है जितने भी चाहे एग्ज़ाम्स आ जाए, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, आप वो क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी थ्योरी ही क्लियर नहीं है, आपका बेसिक से क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले अगर आप किसी भी तरह के MCQ की आप बुक परचेज़ करते हो तो वो परचेज़ करने का बेनिफिट तभी है जब आपके खुद के जो है ग्रेजुएशन की बुक्स आपकी अच्छी तरह से प्रिपेयर हैं। सो यहाँ पे जो है आपको पता है कि आप जब MSc फिज़िक्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देते हो तो उनका एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है एंड दैट पर्टिकुलर सिलेबस बेसिकली आपको पता है फिज़िक्स इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस, दैट इज़ क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिज़िक्स आप पढ़ते हो, न्यूक्लियर फिज़िक्स आप पढ़ते हो। तो ये जितने भी आपके जो आप पढ़ के आए हो ग्रेजुएशन में, तो उन्हीं के ही मैंने यहाँ पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बेसिकली पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस जो आप एक बार पढ़ोगे और समझोगे तो उससे आपकी थ्योरी भी क्लियर होती जाएगी, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और साथ के साथ जो है आपका तैयारी भी होनी शुरू हो जाएगी। तो मेरा पहला आपको यही बताना है का मेन मकसद है कि पहले अपनी ग्रेजुएशन की बुक्स आप कंप्लीट करें एंड देन यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी आपसे तो पिछले साल से पूछे गए हैं, BHU, DU, PU इनके एग्ज़ाम्स के पूछे गए क्वेश्चंस ही मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी और कुछ ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज मैं डिस्कस करूँगी। देखो आपकी बुक में आपको पता है, आपको जब MSc की आप पेपर दोगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे तो क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम सारे आपके मिक्स क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन करके देखेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, फिर हम क्वांटम पढ़ेंगे एंड देन हम जो है नेक्स्ट जो है न्यूक्लियर, एटॉमिक, ये सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम जो है टॉपिक वाइज कवर करके चलेंगे ताकि आपकी कंसेप्ट भी जो है वो भी अच्छे तरह से क्लियर हो सके। तो लेट स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपका, अ पार्टिकल इज कॉन्स्टेंट टू मूव ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस a, सो वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिग्री। तो सॉल्यूशन देखो कि सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एक सर्कल गिवन है और इस सर्कल का हमें रेडियस कितना गिवन है कि मान लो ये सर्कल है, इसका सेंटर क्या है O और इसका रेडियस कितना गिवन है, हमें A गिवन है एंड दिस पार्टिकल इज कॉन्स्टेंट टू मूव ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस A। तो यहाँ पे हमने ये पार्टिकल कंसीडर किया है और ये जो पार्टिकल है वो सिर्फ और सिर्फ इस सर्कल के ऊपर ही मूव करेगा। तो आपको पता है ये जो सर्कल और पाथ है दैट इज बेसिकली इन प्लेन। तो ये जो है हमेशा जो है ये किसके अंदर रहेगा, XY प्लेन के अंदर रहेगा, क्योंकि ये जो पार्टिकल है हमेशा किसके अंदर रहेगा, प्लेन के अंदर रहेगा। तो प्लेन के अंदर रहेगा यानी कि XY के अंदर ही रहेगा, XY प्लेन के अंदर ही रहेगा मान लो ये पार्टिकल। सो इसके ऊपर कांस्टेंट क्या है कि यहाँ पे ये जो पार्टिकल है वो सिर्फ और सिर्फ XY प्लेन के अंदर ही लाई करेगा। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम का अगर मैं बताऊं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने डिफाइन किया होता है, द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज बेसिकली नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स और वी कैन से दैट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन। तो इस पार्टिकल के कितने इंडिपेंडेंट मोशन है, अगर ये पार्टिकल के डिग्री ऑफ फ्रीडम का अगर मैं फॉर्मूला हम लिखें तो क्या आता है 3n माइनस में k। तो यहाँ पे k क्या है आपके पास, दैट इज कॉन्स्टेंट। तो क्या हमने जो भी हमने कांस्टेंट अप्लाई की है और n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। n कितना गिवन है हमें, तो कितने पार्टिकल गिवन है, अ पार्टिकल यानी कि एक पार्टिकल ही गिवन है। तो n तो हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब k कांस्टेंट क्या लगी है कि ये जो पार्टिकल है वो सिर्फ XY प्लेन के अंदर लाई करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इक्वेशन देखो, अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना है ना तो इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स हमें निकालनी आनी चाहिए। तो अगर ये पार्टिकल 3 डायमेंशन के अंदर होता तो इसकी पोजीशन अगर मुझे स्पेसिफाई करनी होती, सो दैट इज गिवन, मान लो ये पार्टिकल P है एंड दैट इज इन 3 डायमेंशनल प्लेन, 3 डायमेंशन। सो इसकी पोजीशन कैसे स्पेसिफाई करते, X, Y एंड Z से। पर यहाँ पे ये जो पार्टिकल है वो सिर्फ XY
के अंदर ही मतलब कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट अगर मैं लिखूं, सो इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट क्या रहेगी यहाँ पे, तो यानी कि k हमारे पास क्या रहेगा 1 रहेगा और इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट क्या आएगी z इज इक्वल टू 0। तो ये जो है एक ही कांस्टेंट हमने लगा रखी है, क्या लगा रखा है कि इसका जो z कोऑर्डिनेट है, ये जो पार्टिकल अगर इसकी पोजीशन बतानी हुई तो xy ही होगा, लेकिन z जो है वो क्या है 0 है। तो इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कितनी है हमारे पास 1 है। तो k की वैल्यू क्या आ गई 1, तो यहाँ से हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, k की वैल्यू क्या आ गई 1, तो 3 माइनस 1 तो कितनी आ गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 2। तो आंसर क्या हुआ हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 3n माइनस में k। तो यहाँ से हमारे पास कंसेप्ट निकल के आया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स क्या है कि ये जो पार्टिकल है वो XY प्लेन में कहीं पे भी मूव कर सकता है, लेकिन Z कोऑर्डिनेट क्या है, इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट क्या लगी हुई है इस पे कि z इज इक्वल्स टू 0। तो हमने सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट लिख दी z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, तो k की वैल्यू 1 आ गई, यानी k क्या है, कितनी नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट्स हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कितनी है हमारे पास, सिर्फ 1 है। सो इक्वेशन कितनी है 1 है। तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, तो यहाँ पे 1 पार्टिकल था तो 3 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो हर दिन हम कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन हम करके चलेंगे डेली के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, अ कांस्टेंट ऑफ अ रिजिड बॉडी इज कंजर्वेटिव या सेक्लोनोमिक, कंजर्वेटिव एंड रिनोमिक, होलोनोमिक या फिर रिनोमिक, नॉन होलोनोमिक एंड सेक्लोनोमिक। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि रिजिड बॉडी की अगर मैं बात करूँ रिजिड बॉडी की, तो रिजिड बॉडी क्या होती है। अगर मान लो ये हमारे पास एक डस्टर यहाँ पे मैंने ले रखा है कि मान लो यहाँ पे जो दो पार्टिकल, एक पार्टिकल यहाँ पे है एंड द सेकंड पार्टिकल इज दिस, ठीक है ना। तो एक कॉर्नर पे फर्स्ट पार्टिकल एंड द सेकंड पार्टिकल मान लो यहाँ पे है, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब मैं इसको कहीं पे भी मूव करूँ, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, देखो हमेशा इसका डिस्टेंस क्या रहेगा, दैट इज कांस्टेंट। तो आपको पता है कि कोई भी होलोनोमिक, अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या लगी हुई है कि ये जो दो पार्टिकल मैंने कंसीडर किए हैं, मान लो RI, ठीक है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स थे, उसमें से मैंने क्या ले लिया, सिर्फ एक पार्टिकल कंसीडर किया दैट इज RI एंड द सेकेंड पार्टिकल मैंने कंसीडर किया RJ। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड, ठीक है ना। तो दोनों के बीच का कोई भी आप पार्टिकल ले सकते हो, तो सभी के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो वो बॉडी आपकी क्या कहलाती है, रिजिड बॉडी कहलाती है। तो यहाँ पे एक चीज तो पता चल गई कि होलोनोमिक है। होलोनोमिक क्या होती है कि अगर किसी भी हम कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो दैट इज होलोनोमिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल इज ऑलवेज फिक्स्ड। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं मैं, अगर RJ माइनस RI होल स्क्वायर दैट इज ऑलवेज फिक्स, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट में हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, कि इनका जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो ये पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना, मैंने मान लो दो पार्टिकल्स थे, ठीक है ना, दो पार्टिकल हैं और दो पार्टिकल अगर मैं कंसीडर कर रही हूँ, तो फर्स्ट का अगर मुझे पोजीशन वेक्टर देगा, फर्स्ट पार्टिकल की पोजीशन कौन लोकेट कर रहा है, RI एंड सेकेंड पार्टिकल की पोजीशन कौन लोकेट कर रहा है, RJ, ठीक है। और तो हम क्या कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑलवेज फिक्स। तो अब किसी भी कांस्टेंट को, तो इसमें कांस्टेंट क्या है कि हमेशा दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो रिजिड बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जब भी हम किसी भी कांस्टेंट की इक्वेशन को, कांस्टेंट को अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो या फिर आप कह सकते हैं कि जो कांस्टेंट की इक्वेशन आई है वो क्या इक्वालिटी का साइन बियर करे, तो वो कौन सी कांस्टेंट होती है, आपकी होलोनोमिक कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है रिनोमिक एंड सेक्रोनोमिक। तो रिनोमिक और सेक्रोनोमिक क्या होती है, रिनोमिक कांस्टेंट वो कांस्टेंट जो टाइम के साथ क्या होती जाए, चेंज हो, जो टाइम के साथ जो है वो क्या हो, चेंज हो जैसे। और सेक्रोनोमिक क्या होती है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है, तो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। तो ये क्या है हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन क्या रहेगा आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, कि ये एक तो होलोनोमिक कांस्टेंट है, ठीक है ना। रिजिड बॉडी पे कौन सी कांस्टेंट लगती है, होलोनोमिक कांस्टेंट लगती है। और ये क्या है, रिनोमिक कांस्टेंट भी आई है, ये रिजिड बॉडी के अंदर जो सेकंड कांस्टेंट है दैट इज रिनोमिक कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि टाइम के साथ जो है कांस्टेंट भी क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है ना। तो वो कांस्टेंट दैट इज
एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हो जो टाइम के साथ चेंज हो तो वो आपकी क्या कहलाएंगी, रिनॉमिक कांस्टेंट कहलाएंगी। सो सेकंड क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके पास क्वेश्चन आया, और ये BHU में आया हुआ था क्वेश्चन, कि जो कांस्टेंट है रिजिड बॉडी की वो कौन सी है, दैट इज हेलोनॉमिक एंड रिनॉमिक। सेक्रोनॉमिक क्या होती है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, द कांस्टेंट विच डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, ठीक है ना। रिनॉमिक का एक और एग्जांपल अगर मैं देके देखूं तो जो आपको पता है कि सिंपल पेंडुलम का केस, ये भी आया हुआ है काफी बार कि सिंपल पेंडुलम जो है आपका किस में आता है, ठीक है ना, तो दैट इज होलोनॉमिक एंड रिनॉमिक कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉब होता है, ठीक है। सो ये लेंथ मान लो L है, तो ये जो लेंथ है दैट इज फिक्स्ड। आपको पता है ना कि सिंपल पेंडुलम में जो हमेशा लेंथ जो होती है ना बॉब की, वो हमेशा फिक्स्ड रहती है। तो इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट में क्या रहेगा, लेंथ, और ये जो लेंथ है टाइम के साथ क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो ये जो लेंथ जो है दैट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो यही कांस्टेंट किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। सो हैंस इट इज अ रिनॉमिक कांस्टेंट। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो कांस्टेंट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज, सो दैट इज ऑल्सो होलोनॉमिक एंड रिनॉमिक कांस्टेंट। तो एक क्वेश्चन के अंदर ही हमारे पास 2 क्वेश्चन हो गए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दैट इज बेस्ड ऑन हैमिल्टोनियन और लैग्रेंजियन के ऊपर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या रखा है, मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगी सारे ही डिफरेंट टाइप्स के कराऊंगी, ताकि आपके सारे टाइप्स जो है वो कवर हो जाएं, ताकि आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिमाग में रहे कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द लैग्रेंजियन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर विथ फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड मास m इन 1 डायमेंशन इज गिवन बाय। तो हमें क्या दे रखा है, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर दे रखा है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा है, और मास क्या है, m है, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस है हमारे पास, तो उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, लैग्रेंजियन कैलकुलेट करना है। सो आपको पता है कि जो लैग्रेंजियन है, अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखूं तो लैग्रेंजियन दैट इज गिवन बाय T माइनस V। सो लैग्रेंजियन क्या होता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, इसकी सबसे पहले हमें क्या लिखनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़ेगी। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करो, अगर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर अगर मान लो m उसका मास है और वो मान लो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आप क्या लिखते थे, काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv। तो जो पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म है वो मॉडिफाई होनी पड़ेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म किस तरह से लिख सकते हैं हम, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो हमें पता है कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, दैट इज ओमेगा, और ओमेगा जो है हमारे पास किसके इक्वल होता है, √k में m के इक्वल होता है। तो जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज √k में m। तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, k में m, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, m ओमेगा स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब हम जो है 1/2m हम जो है कैलकुलेट कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसे कह लो इक्वेशन नंबर 2 डैश कह लो। सो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैग्रेंजियन हमारे पास निकल के आ जाएगा। सो लैग्रेंजियन क्या आ जाएगा, 1/2m आप कॉमन निकाल लोगे, तो 1/2m कॉमन, t माइनस v करना था तो क्या आ जाएगा, x डॉट का स्क्वायर माइनस यहाँ से 1/2m कॉमन क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास देखो ये कहाँ पे है, ये जो लैग्रेंजियन हमारे पास निकल के आ चुका है 1/2m एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो ये जो है हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर आपका ये जो आंसर है दैट इज ए पॉइंट, ठीक है ना। तो 1/2m एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मेन बात ये है कि प्रैक्टिस, आपको लैग्रेंजियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, लैग्रेंजियन इज T माइनस V, और ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछने के लिए मिलता है, क्योंकि एंट्रेंस में जो है हमेशा सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का ही केस आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। एक और क्वेश्चन देखो इसी पे बेस्ड। सो देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4th, अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास इन पोटेंशियल। तो हमें पोटेंशियल गिवन है, ठीक है ना। पोटेंशियल क्या गिवन है हमें, x³ माइनस 3x प्लस में 2। सो हमें क्या कह रखा है यहाँ पे, फाइंड आउट करने के लिए आपको एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालनी है स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए। सो आपको एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए, तो यहाँ पे वर्ड यूज कर रही हूँ स्मॉल ऑसिलेशन। तो आपको है पता है कि जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, ओमेगा इज इक्वल्स टू k में n। तो ये फॉर्मूला हमने लिखा था। तो देख लो इसी फॉर्मूले से, अब हमें इस फॉर्मूले से ओमेगा इज इक्वल टू √k में m। सो हमें क्या पता होना चाहिए, k पता होना चाहिए। तो अगर मुझे k पता होगा तो मैं ये जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगी। तो फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, तो ये जो है ये भी कंसेप्ट है आपको पता होना चाहिए। फॉर स्मॉल ऑसिलेशन
जो के है दैट इज बेसिकली क्या है, अबाउट मिनिमम पोटेंशियल निकालना है ना। तो पोटेंशियल मिनिमम कब होगा कि हम जब चेक करेंगे कि जो हमारे पास डेल स्क्वायर वी बाय में डेल क्या निकालोगे, डेल स्क्वायर वी बाय में डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। अगर डेल स्क्वायर वी बाय में डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो हमारे पास पोटेंशियल क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। और स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए जो के की वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर वी बाय में डेल एक्स स्क्वायर। तो हमें जो है ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें पोटेंशियल गिवन है, तो पोटेंशियल क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस में 2। हमें क्या निकालना है, सेकेंड डेरिवेटिव। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करोगे। सो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ से हमें जो है मिनिमम पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो हमने क्या किया कि जो डेल वी बाय में डेल एक्स इसको 0 के इक्वल पुट किया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 कॉमन। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो हमें मिनिमम पोटेंशियल के लिए ही क्या कैलकुलेट करना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो हम एक्स की वैल्यू एक बार तो हम 1 सब्सटीट्यूट करके देखेंगे कि जो सेकंड डेरिवेटिव है वी का एक्स के रिस्पेक्टिव में क्या ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, हम दोनों चेक करेंगे, ठीक है। तो जिसके लिए ये वैल्यू क्या आएगी, हमारी पॉजिटिव आएगी, वही हमारा क्या होगा, मिनिमम पोटेंशियल होगा। तो हम सेकंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव इसका कर लो, यहाँ से ही कर लेती हूँ मैं। सेकंड डेरिवेटिव इसका करोगे आप, तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास निकल के आया 6x। तो x की वैल्यू एक बार आप पुट करोगे 1 और एक बार क्या पुट करोगे, -1। तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो यानी कि ये क्या है, हमारे पास मिनिमम पोटेंशियल है, ठीक है ना। तो इसको हम स्टेबल पॉइंट भी कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हो मिनिमम पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है ना। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 1 पे तो हमें क्या मिला है, मिनिमम पोटेंशियल। क्या x इज इक्वल टू -1 पे हमें मिनिमम पोटेंशियल मिला है, नहीं। तो x इज इक्वल टू जब हम -1 पुट करेंगे तो जो सेकेंड डेरिवेटिव है दैट इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 मतलब अनस्टेबल पॉइंट, और आप कह सकते हो मैक्सिमम पोटेंशियल। तो हमें मिनिमम पोटेंशियल पे हमें फाइंड आउट करना था। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमारे पास जो k है, k क्या है, डेल स्क्वायर वी बाय में डेल एक्स स्क्वायर। और ये हमें कहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, ये जो वैल्यू हमारे पास है हम कहाँ पे लेके चलेंगे, x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो वी कैन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k हमने डेल स्क्वायर वी बाय में डेल एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 पे कैलकुलेट किया है, कितना निकल के आया है, एक्स की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर दोगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया, बाय में m कितना है, यूनिट मास। सो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या निकल के आ गई, √6। सो ये क्वेश्चन जो है आया हुआ था पेपर में, ठीक है। तो √6 आपकी वैल्यू है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार इस तरह से पूछा जाता है, आपको पोटेंशियल चेंज करके दे देंगे, ठीक है ना। सो पोटेंशियल आपको कुछ भी दे सकते हैं, तो पोटेंशियल जो भी दें आप उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए कहेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करने के लिए कहेंगे स्मॉल ऑसिलेशंस के केस के लिए। तो स्मॉल ऑसिलेशन के केस में हमेशा फॉर्मूला याद रखें कि ओमेगा इज √k बाय में m, और यहाँ पे हमारे पास जो k है दैट इज फॉर स्मॉल ऑसिलेशन दैट इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर वी बाय में डेल एक्स स्क्वायर। और हमें क्या एक और कंडीशन क्या दे रखी थी कि मिनिमम पोटेंशियल पे ही फाइंड आउट करो। तो हमने देखा कि जहाँ पे ये जो डेल स्क्वायर वी बाय में डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हमारे पास निकल के आई है, पॉजिटिव निकल के आई है, वही क्या है, हमारा मिनिमम पोटेंशियल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है पेपर में आते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और देखेंगे एंड देन वी विल स्टॉप। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि लैग्रेंजियन हमें गिवन है 1 बाय में 2 m r डॉट का स्क्वायर प्लस में 1 बाय में 2 m r स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस में 1 बाय में r। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि इन दोनों में से बताओ कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट कौन सा है, r साइक्लिक कोऑर्डिनेट है या थीटा साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगर r के साथ उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है या डेरिवेटिव के साथ r भी प्रेजेंट है, ठीक है ना, जो हमारे पास क्या कह सकते हैं, आपको यहाँ पे पता है कि जर्नलाइज कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, r और थीटा है। तो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट के साथ अगर जर्नलाइज मोमेंटम प्रेजेंट हो, ठीक है ना, या आप कह सकते हैं जर्नलाइज वेलोसिटी प्रेजेंट हो, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। अब देखो यहाँ पे थीटा डॉट के साथ थीटा इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो थीटा होगा। क्लियर हो गया। या आप कह सकते हो अगर ये कह दिए कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे थीटा है, तो वो पूछते हैं कि जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट थीटा का मतलब यहाँ पे ये है कि एल को अगर मैं थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं दैट कम्स आउट टू बी 0। तो एल को थीटा के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और आपको पता है कि एल बाय में थीटा यानी कर्ल एल बाय में कर्ल मतलब सॉरी डेल एल बाय में डेल थीटा दैट इज बेसिकली क्या है,
पी थीटा। सो पी थीटा यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कंजर्व्ड। सो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें से जो है कौन सा कंजर्व्ड है, ठीक है ना। अगर जो डेरिवेटिव, जिसका डेरिवेटिव के साथ उसका साइक्लिक मतलब जिसका कोऑर्डिनेट के साथ उसका अगर वेलोसिटी कोऑर्डिनेट नहीं पड़ा है तो वो क्या है, हमारे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। तो आप जर्नलाइज करके देख सकते हो कि करली एल डेल एल बाय में डेल समथिंग लाइक आप जर्नलाइज कोऑर्डिनेट कह लो, अगर वो क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपका क्या होगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, ये आप डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन लर्न कर लें। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें बहुत आया हुआ है कि अगर किसी भी लैग्रेंजियन को अगर मैं उसका डेरिवेटिव लूं विथ रिस्पेक्ट टू सम जर्नलाइज कोऑर्डिनेट एंड दैट कम्स आउट टू बी 0, सो वो क्या होगा, उसका साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पे आप डेल एल बाय में डेल आर लेते, ठीक है ना, तो दैट इज प्रेजेंट, ठीक है, दैट इज नॉन जीरो। पर डेल एल बाय में डेल थीटा दैट इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे क्या है, डेल एल बाय में डेल थीटा आप करोगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे थीटा क्या है, आपका जर्नलाइज कोऑर्डिनेट है, और पी थीटा क्या है, आपका कंजर्व रहेगा। तो जर्नलाइज मोमेंटम जो है आपका क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसमें से बताओ कौन सी टर्म कंजर्व रहेगी। क्वेश्चन आपको दे दिया कि मान लो कुछ क्वेश्चंस, कुछ पॉइंट्स दे दिए कि थीटा इज अ जर्नलाइज, थीटा इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, जैसे पॉइंट्स बना दिए ना कि थीटा इज साइक्लिक, थीटा इज साइक्लिक, ओके। सेकंड कह दिया कि पी थीटा इज कंजर्व्ड, इसी भी बताओ, देखो किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट कह दिया कि पी आर इज कंजर्व्ड, और नेक्स्ट कह दिया एक और क्वेश्चन कि मान लो आर इज नॉट साइक्लिक, इसी में ही देखो क्वेश्चन बना दिया हमने, ठीक है ना। तो आर इज नॉट साइक्लिक, तो आप बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ऑफकोर्स ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, क्योंकि पी आर जो है वो कंजर्व हो नहीं सकता। पी आर इज क्या, कर्ल एल डेल एल बाय में डेल आर, और डेल एल बाय में डेल आर इज नॉन जीरो, सो पी आर इज नॉट कंजर्व। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू आप बता सकते हैं कि कौन सी नहीं ट्रू है, पी आर वाली नहीं ट्रू है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके